हेलो क्लास 10th। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज जो है हम चैप्टर सेकंड के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ बाकी के लेक्चर आप सभी ने कवर कर लिए होंगे और इससे आगे हम जो है कंटिन्यू आज से करने वाले हैं। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनको कवर करने के बाद हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कुछ अच्छे वाले कॉन्सेप्ट से लेके आया हूँ आपके लिए। तो बस बने रहिए इस लेक्चर में और कुछ नए कॉन्सेप्ट को हम अभी सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट या फिर पहले क्वेश्चन नंबर से। तो वो है वाइज टर्सरी सेक्टर। देखो, इससे पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर 3 सेक्टर्स होते हैं वो समझ लिया था। तो सबसे पहले आपको वो सभी याद होना चाहिए वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज का क्वेश्चन है वाइज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तो टर्सरी सेक्टर लगभग लगभग 60% जो है योगदान देता है। सेकेंडरी मान लो 30 और जो कृषि है वो तो बेटा 20, एक्चुअली तो 20 भी नहीं है, बहुत कम है ना। लगभग 14% ही जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हमें जीडीपी में टोटल एक तरीके से हेल्प कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट वो है टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्विस सेक्टर। इसीलिए क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। क्या निकल के आता है? वाई टर्सरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, राइट इट्स कोर्स। क्या कारण है? अब ये जो है ना बेटा 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमें तैयार करना है। अब याद हो आपको, मैंने आपको बोला था कि टर्सरी सेक्टर को हम क्या भी कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो उसके हमें कारण बताने। सबसे पहला कारण जो निकल के आता है वो है बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विस इन मेनी कंट्री, सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट आर रिक्वायर। द गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। अब सर्विस सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज के टाइम पे कोई सा भी देश हो, है ना, तो सर्विस जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए ही होंगे, हॉस्पिटल हमें सर्विस देता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हमें एजुकेशन मिलती है ना, गवर्नमेंट स्कूल मान लो, गवर्नमेंट कॉलेज मान लो, ये जरूरी हो गए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। पोस्ट मतलब हम पोस्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ कोई पोस्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कॉलेज तरफ से आपके यहाँ आपका रिजल्ट जो है पोस्ट के थ्रू आ रहा है। तो पोस्ट जैसे आजकल अमेजोन या फ्लिपकार्ट से हमें जो हमारी पार्सल मिलते हैं, पुराने ज़माने में जो डॉक्यूमेंट आया करते थे, जो भी पार्सल आया करते थे वो पोस्ट के जरिए आया करते थे। टेलीग्राफ सर्विस हो गई, टेलीग्राफ इधर से उधर मैसेज पहुंचाने के लिए पहले चला करता था। पुलिस स्टेशन सर्विस ही दे रहे पुलिस भी हमें। और कोर्ट और ये तो हमें जरूरत पड़ती है। तो सर्विस तो इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि बेसिक सर्विस तो हमें किसी भी हालत में चाहिए होती है। तो एक कारण तो ये रहा कि बेसिक सर्विस हमें चाहिए थी, इसलिए सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट बना ही बना। फिर हम बढ़ते सेकेंड नंबर पर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज। अब हुआ क्या? धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का हमारे देश में। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज, उससे क्या हुआ कि सर्विस का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो वेयर हाउस खुले, मतलब क्या, हम जो भी फसल पका, जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है वो पेरिसेबल होती है। पेरिसेबल मतलब नाशवान वस्तु, जो एक से ज़्यादा समय के बाद जो है क्या हो जाएगी उनका। जैसे सब्जियां मान लो, अब सब्जियां क्या हो गया, अगर उनको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया तो वो 2 दिन भी नहीं चलेगी, है ना। कोल्ड स्टोरेज में रखकर हम उसको 5-7 दिन चला सकते हैं, 10 दिन चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल तो ऐसे छोड़ दिया सब्जी को तो 2 दिन में खराब हो जाएगी। तो ऐसे में क्या सर्विस चाहिए था हमें? स्टोरेज सर्विस चाहिए थी, है ना। व्यापार करने के लिए हमें बहुत सारे जरिए चाहिए थे, ट्रांसपोर्ट चाहिए था क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना इधर से उधर हम पहुंचा नहीं सकते। तो एक तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, वैसे वैसे सर्विस अपने आप और भी बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ? आप देखोगे राइज इन इनकम लेवल। अब लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी थी, अब लोगों की इनकम दिन ब दिन बढ़ने लगी। एज इनकम लेवल राइज, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, सोसाइटी में कुछ लोग स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज, और उन्होंने बहुत सारी सर्विस एक तरीके से। अब सोचो ना, अगर आपके पास बहुत पैसे आ गए तो आप तो ये चाहोगे अब कौन काम करे, हम तो काम करवाएंगे, मतलब हम तो सर्विस जो है लेंगे। तो ऐसे लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ी, उन्होंने बहुत सारी डिमांड करने लगी, जैसे कि ईटिंग आउट, है ना, खाना मंगवाना करना, बाहर जाना, टूरिज्म, बाहर घूमने के लिए जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, प्राइवेट स्कूल्स में जाना। तो वैसे वैसे सब कुछ क्या, जब पैसे व्यक्ति पास ज़्यादा आ जाते हैं तो
व्यक्ति चाहता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से हो, और उसके लिए वो क्या करता है कि नई नई सर्विस एक तरीके से नई नई सर्विस को जो है डिमांड करने लगता है। तो जैसे जैसे नई सर्विस की डिमांड होगी वैसे वैसे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। अब जैसे ऑनलाइन ही देख लो बेटा, समय के साथ क्या हुआ, एक टाइम पे एजुकेशन कैसे हुआ करता था, आपको कहीं जाना पड़ता था, किसी कोचिंग में बहुत पैसे देने पड़ते थे, और जब जाकर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जब ऑनलाइन चीज़ें सारी ऑनलाइन हुई, तब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जैसे आपका मन होना चाहिए पढ़ने का, और सारी चीज़ें आज इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो क्या हुआ, सर्विस और बढ़ गई। तो ये चीज़ें समय के साथ बदलती रही। तो एक कारण तो इनकम का रहा, एक कारण हम लिख देंगे न्यू सर्विस। समय के साथ नई नई सर्विस आई, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन तो अभी आया ना, तो न्यू सर्विस भी तो आई ओवर द पास्ट डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है 10 सालों में, पिछले 10 सालों में सर्टेन न्यू सर्विस सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना। नई नई सर्विस है जो कि किसके ऊपर आधारित थी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के हिसाब से, आईटी सेक्टर जो आया। और सर ये क्या चीज़ है, जैसे कि अभी ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग ही देख लो, अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये भी तो आईटी का ही देन है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन की तो देन है। अब क्या है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप फ़ोन चलाते हो, आज आप शॉपिंग करने के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे फ़ोन से सारी चीज़ें मंगवा सकते हो। आपको आपके दोस्त से अगर अर्जेंट कोई बात करनी तो जरूरी नहीं आप भाग के उसके घर पे जाओगे, आप कॉल मिलाओगे, आपका काम हो जाएगा। आपको अगर कुछ खाना है तो आप क्या करोगे, जोमेटो स्विगी से मंगवा लोगे। तो क्या हुआ, पिछले 10 सालों में चीज़ें बहुत लेवल, आपको अगर टैक्सी बुलानी है तो आप फ़ोन उठाओगे, उससे टैक्सी आपके घर पे आ जाएगी, है ना। हाँ ये बात है, गाँव में भी सर्विस नहीं मिल पाई, लेकिन शहरों में तो ऐसा हो पा रहा है। तो हाल ही के समय पिछले 10 सालों में क्या करा कि सर्विस सेक्टर ने और ज़्यादा ग्रो करा, और खतरनाक तरीके से ग्रो करा, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। एक टाइम पर हम सारी चीज़ें क्या करते थे, कहीं पर जाते थे, फिर उसको कहीं पर जाना, किसी के ऊपर डिपेंड रहते थे। सारी चीज़ें आजकल मोबाइल से होने लगी है ना। आपके घर के बिल, आपके जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी आपके इंश्योरेंस है, जितने भी आप चाहे कहीं पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपके खुद के फ़ोन से हो जाएगा। तो मतलब हुआ क्या बेटा, चीज़ें बहुत खतरनाक तरीके से बदली, है ना, रिवोल्यूशनरी तरीके से चेंज हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 कारण थे। कौन कौन से 4 कारण थे, पहला, बेसिक सर्विस तो जरूरत हर देश को पड़ती है, तो हमारे देश ने भी बेसिक सर्विसेज जो थी उसकी जरूरत पड़ी थी, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटल हो गए। फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे नई नई सर्विस आई, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज। फिर क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करना चालू करा, और फिर न्यू सर्विस। और पिछले 10 सालों में तो बहुत नई तरह की सर्विस हमें देखने को मिली, खासकर आईटी सेक्टर में, यानी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला, एंड बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। आज वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी हो चुका है। इसीलिए, और यही कारण है कि सर्विस सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ग्रो करा, और सबसे ज़्यादा जो है आज भी हमारे सब तीनों सेक्टर के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो पैसे मिल रहे हैं, है ना, वो है सर्विस सेक्टर में, प्रोडक्शन हो पा रहा है वो है सर्विस सेक्टर में। तो ये क्वेश्चन कवर करना है अपने को। फिर वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल ओवर 3 सेक्टर्स। इंडिया में 3 सेक्टर है, तो अधिकतर लोग किस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो बेटा आज भी अधिकतर लोग जो है एग्रीकल्चर में ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ वर्कर्स, मोर देन हाफ यानी 50% से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है, 50% से ज़्यादा इन इंडिया आर स्टिल एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में जुड़े हुए हैं। थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन जीडीपी इज़ वेरी लो कंपेयर टू अदर सेक्टर, है ना। बावजूद उसके कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत कम है ना। जैसे कि ये प्राइमरी सेक्टर मान लो, ये सेकेंडरी मान लो, और ये टर्शरी मान लो। तो अब एक बात समझना, हम समझते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन, और इधर लोग जो इंगेज्ड है, जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने बोला कि 60% लोग जो है ना खेती में जुड़े हुए हैं, और मान लो 30% लोग सेकेंडरी सेक्टर में, और बाकी जो बचे 10% लोग वो मान लो सर्विस सेक्टर में है। तो अधिकतर लोग इसमें जुड़े हुए हैं प्राइमरी में। तो कायदे से तो प्राइमरी सेक्टर जो है देश में ज़्यादा कमा के देना चाहिए, लेकिन प्राइमरी सेक्टर तो सिर्फ 14% के आसपास ही जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब 100 रुपये आ रहे हैं अगर देश में 1 साल के अंदर, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर ना बेटा, जहाँ पर 60% लोग लगे हुए हैं, वो सिर्फ 14 रुपये कमा के दे रहा है। बाकी जो है 60 रुपये तो सर्विस सेक्टर से मिल रहे हैं, बाकी जो बचे कुछ 30 रुपये वो सेकेंडरी से मिल रहे हैं। मतलब सोचो अधिक, और इसीलिए हमारे देश में जो भी किसान भाई है, जो भी किसान खेती से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं,
इसीलिए तो आज भी गरीब है या बहुत लो इनकम है, बहुत कम आई है उनकी। बड़े किसानों को छोड़ दो, बड़े किसान तो हमारे यहाँ है ही कितने, 2 से 3% लोग किसान जो है बड़े होंगे, है ना, कुछ 8-10% मीडियम होंगे, अधिकतर किसान तो छोटे हैं। और बहुत सारे लोगों के पास जमीन ही नहीं है, दूसरे लोगों पर काम के, दूसरे जो बड़े किसान उनके यहाँ काम करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो ये कारण है, क्योंकि पैसे आ ही नहीं रहा। सिर्फ 14% तो लोग, 14% तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन है, मतलब 100 में से 14 रुपए तो कमा पा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। उस 14 रुपए को आप कहाँ कहाँ बांटोगे, 60% में बांट के बताओ। तो एक कारण ये भी है, इसीलिए जरूरी है कि लोग एग्रीकल्चर से हटकर भी किसी चीजों में जाए। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमें समझना था कि अधिकतर लोग किस में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन जीडीपी इज वेरी लो, बावजूद इसके कि वहां पर जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर के मुकाबले हम बात करें तो। समझ में आया? नाउ एक्सप्लेन अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं इसको, अंडर एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा छुपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? अब ये क्यों बोला आपको समझ में आ जाएगा, छुपी हुई बेरोजगारी। देखो, इसको बेरोजगारी का मतलब आपको पता है ना। बेरोजगारी का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई व्यक्ति काम ढूंढता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता, तो उसको हम बोलते हैं बेरोजगारी का स्थिति। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े हो खाली, है ना, घर पे और घर वालों ने बोल दिया तो बेरोजगार कुछ नहीं कर रहा, वो बेरोजगार नहीं होता। इकोनॉमिक्स में बेरोजगार का मतलब होता है कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम है, वो काम करना चाहता भी है और काम ढूंढ भी रहा है, लेकिन बावजूद उसके उसको काम मिल नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशंस को हम जो है बोलते हैं कि यार ये जो कंडीशंस है ये अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, बेरोजगारी जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हमें जो समझना है वो समझना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या अंडर एम्प्लॉयड। देखो मैं समझाता हूँ आपको, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बेटा ये खेत है, ये खेत है 5 बीघा का। 5 बीघा मतलब आप समझ सकते हो लगभग लगभग 1 एकड़ का। ठीक है, अब 5 बीघा खेत है और एक फैमिली है जो इन पर खेती करती है, जिसका एक खेत है फैमिली, और उसमें टोटल 7 मेंबर है। कितने मेंबर है? 7 मेंबर। अब सोचो 5 बीघा यानी 1 एकड़, 1 एकड़ के समथिंग जमीन है। अब 7 लोग उसमें काम करते हैं। अब आप गए, है ना, ये 7 लोग इधर थे। अब आप मान लो इधर से गए और इनके पास जाके बोला कि 7 के 7 लोग इस छोटी सी जमीन में करते क्या हो, है ना, फालतू 7 के 7 लोग इसमें काम करते हो तो आप फ्री रहते होंगे, क्या करते होंगे? तो ये 7 लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो रोज रोज काम करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम तो रोज रोज खेत पर काम करते तो हैं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमको बेरोजगार बोल दिया? हम तो डेली खेत पे जा रहे हैं, सातों सातों जाने खेत पे जा रहे हैं। अब ये भाई वापिस आ गया, पहले गया था, इनकी बात सुनी, वापिस आ गया। तो इसने सोचा कि बेफिजूल में बातें करना। अब ये जो थे ना बेटा, ये जो व्यक्ति था, ये तुम लोग थे, ये तुम थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, है ना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। और इसीलिए तुमने बोला कि यार तुम 7 के 7 लोग इसमें करते क्या हो, लेकिन तुमने सोचा कि फालतू लड़ाई करनी। अब 7 लोगों को 5 बीघा जमीन में होना क्या प्रॉब्लम दे सकता है वो समझते हैं। वैसे अच्छी बात है, 7 लोग है तो बढ़िया है, घर वाले खेती कर लेंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है बेटा कि इस 5 बीघा में मान लो कम से कम 4 लोग चाहिए। मैं मानने को तैयार हूं, ऐसा मान लेते हैं हम कि कम से कम 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये 4 लोग मिलकर खेती करेंगे तो भी जो प्रोडक्शन रहेगा, उत्पादन रहेगा फसल का, वो उतना ही रहेगा। सोचो, इस 5 बीघा खेत में से गेहूं लगाए और गेहूं आए मान लो बेटा 50 क्विंटल। ठीक है, अब 50 क्विंटल गेहूं आए, अब 50 क्विंटल गेहूं आए, या है ना 500 केजी जिसको हम बोलेंगे, सॉरी 500 केजी नहीं, है ना, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 100 केजी तो 1 क्विंटल में होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। नाउ अब मान लो 50 क्विंटल जो है गेहूं इस खेत में से निकले। अब 4 लोगों ने खेती करी तो भी इस पूरे खेत में से कितना प्रोडक्शन हुआ? 50 क्विंटल। और 7 लोग मिलकर भी काम करते, तो अब 7 लोग मिलकर काम करते तो ऐसा क्या कर देते, वो जमीन को खींच के बड़ा कर देते, गेहूं को खींच के बड़ा कर देते, या गेहूं में मतलब क्या होता, कुछ नहीं हो सकता था ना। तो इसका मतलब ये होता है कि खेती में, सॉरी बेटा लाइट चली गई है, 1 सेकेंड रुकना। अभी इसी से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा हमको क्योंकि लाइट जा चुकी है। 1 सेकेंड रुकना, ओके। देखो, तो खेती में एक्चुअल में हुआ क्या कि 7 लोगों की जरूरत थी नहीं, सिर्फ 4 लोग की जरूरत थी, लेकिन थे कितने? 7, यानी जरूरत से ज्यादा लोग का होना।
अब 4 लोगों की जरूरत थी, 5 6 7 यानी 3 लोग एक्स्ट्रा थे, 3 लोग एक्स्ट्रा थे, लेकिन काम ये रोज कर रहे थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम ये रोज करते थे। लेकिन इनसे जाके पूछ लेते हैं कि भाई साहब आप जो है बेरोजगार हो, तो ये बिल्कुल माथे आ जाएंगे, बिल्कुल गुस्सा कर लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम बेरोजगार कैसे हो सकते हैं, हम तो रोज काम करें, उतना काम करें जितना सब करते हैं, इनसे ज्यादा करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या हुआ कि जरूरत 4 लोगों की थी और है 7 लोग। अब ये 3 लोग के होने नहीं होने से प्रोडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो 50 क्विंटल ही रहेगा। यानी कि ये 3 लोग अगर चाहते तो दूसरा काम करते, तो उनको उधर से पैसे लगाते, प्लस ये जो प्रोडक्शन है वो तो वही रहता। तो जरूरत से ज्यादा लोगों का होना, अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो बेरोजगार है नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में उसी को छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग छुपे हुए हैं, कहाँ ना कहाँ ये बेरोजगार है एक तरीके से, भले इनको लग नहीं रहा है, इसीलिए इसको छुपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा। और अब हम समझते हैं यहाँ पर कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो पहला पॉइंट आप समझो, पहला पॉइंट अगर हम समझे क्या है, इट इज अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर वर्किंग ऑन अ टास्क देन आर एक्चुअली नीडेड, यानी जरूरत से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, मोर पीपल आर वर्किंग ऑन द टास्क, कोई भी काम करने में एक्चुअली नीडेड, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा अगर लोग जुड़े हुए हैं तो उसी को जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा, इवन इफ सम पीपल आर रिमूव्ड, अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए, द टोटल प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, उसके बावजूद जो टोटल प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट हम बात करें, दिस इज हिडन, और ये छुपे हुए रहते हैं, बिकॉज एवरीवन सीम्स टू बी वर्किंग, इसमें ऐसा लगता है काम तो सभी कर रहे हैं, बट नो वन इज वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल, लेकिन अपनी जो क्षमता उसके हिसाब से कोई काम नहीं करता, क्योंकि 4 लोगों के होने से प्रोडक्शन वही था, तो बाकी के लोग तो बेफिजूल में है, वो दूसरा काम करते तो वहां से पैसे और आ सकते थे, लेकिन उनका होना किसी काम का नहीं, काम वो कर रहे हैं। इट इज कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडिया में वो देखने को अक्सर मिलता ही है बस। और इसी को जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है क्वेश्चंस कवर होता है। अगला कॉन्सेप्ट हम समझ देंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अब देखो 2 वर्ड आपने सुन रखे होंगे, एक तो रूरल, एक होता है अर्बन। अर्बन का मतलब होता है बेटा शहरी, शहर, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो ज्यादातर समस्या में देखने को मिलती है वो होती है कि अधिकतर लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ खेत के काम में या खेत से जुड़े हुए काम में काम करते हैं, या तो खुद का खेत है वहां पर काम कर रहे हैं, या तो दूसरे के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, या तो खेती से जुड़े हुए कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि 60% लोग जो है अपने भारत के, वो खेती से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेकिन खेती से सिर्फ 14 रुपये ही मिल रहे हैं, अगर 100 रुपये हम कमा पा रहे हैं तो जरूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में, देखो क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में ज्यादातर क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे वहां पर ज्यादा नौकरियां जो है हम बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम नौकरियां नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में बहुत समस्या जो है हमें गांव में देखने को मिलेगी। तो वही है, कुछ चीजें हम समझना पड़ेगी इसमें, क्या क्या हम कर सकते हैं उसको। तो पहला पॉइंट है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बोला था जो सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करे, आपने समझाया था पहले चैप्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो होता है जो सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। इरिगेशन मतलब बेटा क्या होता है, सिंचाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग डैम्स, है ना। अगर डैम बनाएंगे और कैनाल बनाएंगे, डैम का मतलब वो नदी में पानी रोकने के लिए जो डैम बनाया जाता है डैम। कैनाल का मतलब होता है बेटा कि वो एरिया जहां पर जैसे मान लो पानी है ही नहीं, तो वहां पर एक नदी बनाई जाती है, आर्टिफिशियल नदी, उसको हम बोलते हैं कैनाल्स, है ना। कैनाल अगर आप कहीं पर गुजरात वगैरह में गए होंगे तो वहां पर, या फिर अपने आसपास भी गए होंगे ना, तो एक छोटा सा ये तो नाला होगा या बड़ी नदी जैसा होगा जिसको गवर्नमेंट बनाती है और उसमें पानी किसी को नदी से ले जाती है, तो उसको कैनाल बोलते हैं। तो डैम बनाना है, कैनाल बनाना। फार्मर्स कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप इन अ ईयर, जिससे क्या होगा कि जो किसान है, पहले क्या था कि वो एरिया जहां पर पानी मौजूद नहीं होता है मानसून के अलावा, वहां पर क्या है कि वो क्रॉपिंग कर ही नहीं पाते थे क्योंकि पानी कम था। तो क्रॉपिंग का मतलब है ना फसल उगाना, क्योंकि बिना पानी की फसल उगेगी नहीं। लेकिन अगर कैनाल चली जाएगी या डैम बन जाएंगे, डैम का पानी रुक जाए, तो उस पानी को जो है किसान यूज करेंगे और मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, यानी एक साल में बहुत ज्यादा फसल को उगा पाएंगे। जैसे गर्मी हो गई, अब गर्मी में पानी तो मिलना नहीं है, तो पानी कब मिलेगा, जब वहां पर डैम हो गया, कैनाल हो गया। विच क्रिएट मोर वर्क ऑन द सेम लैंड, उससे क्या होगा कि उसी जमीन पर ज्यादा काम लोग कर पाएंगे। एक तो ये कारण, एक ये हो गया रीजन। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, है ना। ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देना या स्टोरेज को बढ़ा देना। अब क्योंकि खेती में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि अक्सर चीज़ों को इधर से उधर ले जाना पड़ता है, और ऐसे में क्या होगा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो लोग जो उससे जुड़ेंगे, जैसे मान लो एक
एक मान लो एक ट्रक आया, तो एक तो ट्रक चलाने वाला चाहिए होगा, एक ट्रक में साथ में रहने वाला चाहिए होगा, तो 2 लोग तो वहाँ पर काम पे लग गए। अब जो भी ट्रक को फुल्ली लोडेड करना है ना, थैला वगैरह उठाना है, तो उसके लिए भी 2-4 लोग चाहिए होंगे, तो वहाँ काम बढ़ गया। तो ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ेगा तो भी लोगों को नौकरी मिलेगी। स्टोरेज मतलब वेयर हाउस या फसल को रखने के लिए बहुत बड़ा गोडाउन बन गया, तो वहाँ पर किराए से हम फसल रखेंगे, तो एक तो क्या होगा, किसानों को भी फायदा, और दूसरा क्या होगा कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं स्टोरेज में, है ना, जैसे कि जो लोग जो काम कर रहे थे स्टोरेज में 10-15 लोग, है ना, वो स्टोरेज का जो मालिक है, वो स्टोरेज में दिन रात रहने वाले 2-4 लोग जो है वो, तो ऐसे करके लोगों का जो है रोजगार मिलेगा, है ना, नौकरी क्रिएट होगी। तो एक कारण ये है कि ट्रांसपोर्ट स्टोरेज को बढ़ाया जाए। इन्वेस्टिंग इन बेटर रोड्स, कोल्ड स्टोरेज हेल्प फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस इजीली, क्रिएटिंग जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड सेक्टर। तो इसको इम्प्रूव करके भी जो है हम क्या कर सकते हैं, रोजगार यानी नौकरियों को बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या करना है, प्रमोशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज। अब एग्रो इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं, जो खेती से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, जैसे फुवारा हो गया, जैसे पाइप हो गए, जैसे मोटर हो गई, या खेती से जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्री है उनको एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं। सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि स्मॉल लेवल पर सेटअप करना खेती से जुड़ी हुई काम, लाइक फ्लोर मिल, जैसे आटा चक्की हो गया, जैसे हनी कलेक्शन सेंटर हो गए, जैसे हनी कलेक्शन मतलब दही बोल रहा हूँ यार मैं, शहद को कलेक्ट करने वाले, या वेजिटेबल प्रोसेसिंग, है ना, या जो वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल पेरिसेबल होती है, मैंने बोला था ना, नाशवान वस्तु होती है समय के साथ, तो उसको भी फैसिलिटी करना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, ताकि उसको ज़्यादा दिन तक बचाया जा सके और उसको कहीं और मार्केट या दूर सिटी में पहुंचाया जा सके। तो उससे क्या होता है कि रोजगार बढ़ता है। तो ये कारण है, ये भी एक कुछ रीज़न है जिससे हम जो है नौकरियां जो है लोकल लेवल पर बढ़ा सकते हैं। तीसरा हम बात करें तो इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन और हेल्थ में सुधार दो, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो नए नए आइडिया ढूंढ के लाए, और जो गांव है वहां पर जो है नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी, नई नई नौकरियां, नए नए बिजनेस को चालू कर सके। ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज इन रूरल एरियाज जनरेट हाई डिमांड फॉर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, है ना। अगर ये लोकल एरिया में खुलेगा तो वहाँ पर जो है टीचर भी चाहिए होंगे, डॉक्टर भी चाहिए होंगे, सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होगा, तो वहाँ भी उनको नौकरियाँ मिल जाएगी। एक तो ये फायदा, और दूसरा वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो भी पढ़ लिख कर आगे क्या करना है वो समझ पाएंगे। तो ये कुछ रीज़न हम बताएंगे जिससे हम जो है गाँव वाले क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, रोजगार यानी नौकरी को बढ़ा सकते हैं। तो ये आप चाहे तो लिख लेना बेटा, रेडीमेड आंसर है। अब एक है ये एमजी नरेगा या मनरेगा एक्ट 2005, इस बार बोर्ड में पूछा भी गया था, 2000 जो ये 26 है ना, इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। एमजी नरेगा या मनरेगा इसको बोलते हैं, 2005 एक्ट है, 2005 में आया था, इसीलिए इसको एमजी नरेगा 2005 कहा गया था। ये एक्चुअल में है क्या, ये बेटा ना उसका एग्जाम्पल है। मैंने अभी अब इससे पहले अपन ने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी को कैसे बढ़ाएं, पढ़ा ना इससे पहले, उसके कुछ कारण भी हमने पढ़े थे। तो ये तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2005 में, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग बेरोजगार थे, उस बेरोजगारी को हटाने के लिए एक नियम लाई थी, और उसी नियम को एमजी नरेगा कहा गया। और क्यों कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी गाँव के लोग हैं उनको 100 दिन के लिए, है ना, नौकरी पर रखा जाएगा, 100 दिन के लिए कम से कम नौकरी पर रखा जाएगा, और 100 दिन का उनको जो है, और इसीलिए इस नियम को 100 डेज गारंटी, है ना, 100 डे एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट, ये वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम रही है इंडिया की, है ना, एमजी नरेगा। बहुत सारे लोगों ने इसके थ्रू रोजगार पाया है, एम्प्लॉयड हुए हैं। और गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमने, जैसे कि मान लो आपने अप्लाई करा काम के लिए और 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम नहीं मिला, तो आपको गवर्नमेंट जो है अलाउंस देगी, आपको मतलब पैसा देगी गवर्नमेंट। अलाउंस मतलब समझते हो ना, भत्ता देना, सपोर्ट करना, तो ये भी गवर्नमेंट ने बोला था। तो ये एमजी नरेगा है, एक्चुअल में ये स्कीम थी जो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी रोजगार देने के लिए गाँवों में, ठीक है। अब गाँव में कैसे नौकरी देती गवर्नमेंट, जैसे मान लो कोई गाँव बसा हुआ है ना, ये तो इस गाँव के जस्ट पास में क्या करा, तालाब बना दिया, तो तालाब में मजदूर चाहिए होंगे। अब तालाब आएगा, तालाब में क्या फायदा है, एक तो पानी इकट्ठा होगा, तो गर्मियों में क्या कर पाएंगे किसान, इस तालाब का यूज कर पाएंगे सिंचाई के लिए। बहुत सारी जगहों पर कैनाल बनाई गई, कैनाल मतलब जैसे ये नदी जा रही थी,
ये नदी जा रही थी, इस नदी के थ्रू क्या करा गया, पानी को यहाँ पे ले जाया गया और कहीं दूर ले जाया गया, तो वहाँ पर कैनाल बनाने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल गया, कहीं पर रोड बनाए गए, कहीं पर ब्रिज बनाए गए, तो ऐसे ऐसे काम में लोगों को काम बांट दिया गया, जिससे के कारण लोगों को रोजगार भी मिल गया, गवर्नमेंट का काम भी हो गया, और इसीलिए ये जो सक्सेसफुल स्कीम रही थी। और आप सभी, एक चीज़ मैं आपके लिए होमवर्क है कि इस बार सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, एमजी नरेगा का नाम बदल दिया है और कुछ और रखा गया है, तो आप सभी पढ़ के आना इसका नाम बदल कर, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सर्च करना है कि क्या नाम रखा गया इस बार, है ना, ये इसी बार की बात है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन, इसका आंसर है वो क्या रहेगा, इट इज़ राइट टू वर्क। ये राइट टू वर्क जो एक नियम था कि भाई हमें काम करने का अधिकार है कि हम काम कर सकते हैं, उसके तहत आया था। और इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, पहला इसका ऑब्जेक्टिव था इट प्रोवाइड 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट, है ना, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट था 100 डेज का इन अ ईयर, एक साल के अंदर, कहाँ पर, रूरल हाउस होल्ड मतलब ग्रामीण गृहों में, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विथ इन 5 किलोमीटर ऑफ द एप्लीकेंट रेसिडेंस, और ये 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया गया था काम, टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड वर्क इन 15 डेज, और अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है 15 दिन के अंदर अंदर काम देने में, तो गवर्नमेंट उनको अलाउंस भी दे रही थी। अलाउंस का मतलब होता है सहायता मूल्य, सहायता मूल्य, है ना, कुछ पैसे देना उनको, तो ये एमजी नरेगा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो आई थिंक खत्म हो गया है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमने आज के जो क्वेश्चन पढ़े वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे, तो बस बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, और डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।